Hello students, welcome to the part 3 डाउट सीरीज ऑफ साइंस। यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी का पार्ट 3 कर रहे हैं। रेजिस्टिविटी में पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस होता है और वो किस तरीके से फॉर्मूला डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, एरिया और लेंथ के ऊपर। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा, एक एग्जाम्पल किया। सेकेंड पार्ट के अंदर हमने जो था एग्जाम्पल नंबर 12.5208 पे न्यूमेरिकल था। अब जो इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 12.6 पेज नंबर 209। खोल लो अपनी बुक के अंदर। देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने अलग अलग वीडियो इसलिए रखी क्योंकि ये केवल एक क्वेश्चन नहीं है, एक एग्जांपल नहीं है, इससे रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट है। इसके जो इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन है पेज नंबर 1 to 5 वो भी अपन करेंगे इसी में। पर जहां पे भी एरिया डबल हो रहा है, लेंथ हाफ हो रही है, चाहे वो कुछ भी हो, अभी जैसे रेजिस्टिविटी के पर्सपेक्टिव में देख लेंगे इस वाले वीडियो में। पर लेकिन आगे कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर कोई भी चीज डबल हो रही है, हाफ हो रही है, जैसे इसी 1 to 5 में अपन अभी करंट और रेजिस्टेंस के ऊपर देखेंगे कौन सा डबल और कौन सा हाफ होता है तो किस तरीके से करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है, कभी भी कोई डबल हो रहा हो, हाफ हो रहा हो, उसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो वो वाली वीडियो इस वाले उसके अंदर है। देखो अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे। वो इजी सा, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ये क्वेश्चन जिस तरीके से बता रहा हूँ ऐसे कई सारे और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन में हमको क्या कह रखा है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L upon 2 and area of cross section 2A? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है ना कि जो वैल्यू हमको बोल रखी है उसका वेरिएबल में ही फॉर्मूले में आंसर बता रखा है। देखो जैसे अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो मेरे को क्या बोल रखा है, देखो इसमें समझो कि मेरे को क्या बता रखा है कि लेंथ है मेरी L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और रेजिस्टेंस है 4। तो सारी की सारी वैल्यू वही तो बता रखी है जो क्वेश्चन में, जो नॉर्मली किसी फॉर्मूले के अंदर होती है। तो मेरे को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। तो ये कह रहा है भाई कि L की जगह पे तो L ही लिख लो, A की जगह पे A ही लिख लो और रो की जगह पे रो ही लिख लो, और R की वैल्यू बता रखी है 4 ओम। तो यहाँ से एक चीज क्या बन के आती है, 4 ओम इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। पहली चीज तो यही बोला सीधी सीधी। अब देखो अब चीजें चेंज होती है। अब क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L अपॉन 2। अब क्या चेंज कर दिया, वही फॉर्मूला लिखो, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। अब L की जगह पे लिखना है L अपॉन 2 और एरिया की जगह पे देखो क्या लिखना है, एरिया की जगह पे लिखना है 2A। तो देखो किस तरीके से, और सारे टाइप के ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, अभी समझ लो आगे दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्या करूंगा, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन 2 लिख दू और नीचे 2A लिख दू। तो देखना किस तरीके से होगा, यहाँ पे ये L डिवाइडेड बाय 2 है और डिवाइडेड बाय 2A। तो जब ये डिवाइड वाला मैं इसको साइन मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, L अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2A हो जाएगा। ठीक है, अब 1 अपॉन 2A हो गया तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके L अपॉन 4A। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, रो L अपॉन 4A हो जाएगी क्या। देखो रो L अपॉन 4A हो जाएगी R की वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो L अपॉन 4A। अब इसमें से 1 अपॉन 4 कॉमन निकाल सकता हूं मैं। तो देखो 1 अपॉन 4 को कॉमन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, R 1 अपॉन 4 रो L अपॉन ए। ये रो L अपॉन ए ही तो है 4 ओम। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको बोल दूं, ये जो ये था
ये मैं R1 बोल दूं, ये जो निकाला ये R2 बोल दूं। इधर से एक चीज बोल सकता हूँ क्या कि R1 R2 का 1/4 है। दिख रहा है साफ साफ, पूरा रो L अपॉन ए तो लिखा है यहाँ पे ये, तो ये इसकी वैल्यू 1/4 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ R1 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ R2। दिस इज माई आंसर। अब अगर वैल्यू निकालनी हो तो मैं इस रो L अपॉन ए की जगह पूरा का पूरा 4 ओम भी रख सकता हूँ। तो देखो कितनी आ गई R2 की वैल्यू 1/4 इंटू 4, R2 की वैल्यू आ गई 1। ये बात समझ में आई क्या? और इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता था, ओम्स लॉ का V और I और R भी हो सकता था, इसको डबल करो उसको 1/4 करो, डबल 1/4 से कैसे निकलता आंसर, ये समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट समझना था इंपॉर्टेंट। ये चीज क्लियर हो गई क्या? सो देखो अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया है ना लेंथ और एरिया वाला, उसी के नीचे ये कुछ 5 क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। इसमें एक वो वाला कॉन्सेप्ट और है जो अभी अपन ने पढ़ा, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के वो पढ़ लेते हैं, फिर उसको अपन पेपर पे करेंगे। देखो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ये अपन अभी कर चुके हैं। क्या रेजिस्टेंस किस किस से अपने को फैक्टर किस किस से अपने वेरी करता है? लेंथ हो गया, लेंथ अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। एरिया हो गया, अगर एरिया बड़ा होगा तो करंट आराम से पास होगा, तो करंट अगर आराम से पास होगा तो फिर रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो लेंथ और एरिया दो चीज हो गई। पहला हो गया लेंथ, फिर हो गया एरिया। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? और दो चीज और बोल सकते हैं। देखो एक अभी अपन ने रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो रेजिस्टिविटी वाले से रिलेटेड क्या है कि मटेरियल, अगर कॉपर का वायर होगा तो कंडक्टर अच्छा है, अगर सिल्वर का है तो उससे भी अच्छा है, और अगर उससे कम वाला है एल्यूमिनियम है आयरन है तो उससे कम है। तो एक चीज क्या होगी? मटीरियल। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? और एक बोल सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों? अगर हम किसी भी मेटल का या किसी भी कंडक्टर का या किसी भी ऐसी चीज का जो कि मेटल है या इस तरीके का है जो कंडक्टर है, उसका अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं, तो टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा कि जो चार्जेस हैं वो जल्दी जल्दी मूव नहीं होने लगेंगे। क्या? क्योंकि अगर मैं हीट कर रहा हूँ किसी चीज को, तो मैं उनको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, वो फटाफट फटाफट नहीं भागने लग जाएंगे। तो टेम्परेचर भी इसमें से देखो, बाकी के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें 20 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट बता रखा था, मतलब टेम्परेचर ना कम कर रहा है ना ज्यादा कर रहा है, तो टेम्परेचर भी वेरी करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो भी फर्क पड़ता है। तो इसका आंसर हो गया लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर है, तो अभी कर ही लिया। थिक वायर है तो आराम से निकल पाएगा क्योंकि खुली खुली जगह में है, और थिन है तो कम उससे निकल पाएगा। इसके अंदर वाई वाले में पूरा रो एल वाला कॉन्सेप्ट बता देना। थर्ड वाला करेंगे अभी अपन। फोर्थ वाला देखो, why are the coils of electric toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure metal। ये भी बताया था मैंने जब टेबल बता रहा था कि एलॉयज जो होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, क्या कि वो जो नॉर्मल मेटल है उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो अगर वो नॉर्मल मेटल है उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उसको हम किस में काम में ले लेते हैं? एज अ रजिस्टर काम में लेते हैं, क्योंकि वो कितना भी हीट करे तो भी क्या होगा, ज्यादा हीट होने के बावजूद भी टूटेंगे नहीं। ठीक है, यूज द टेबल, आंसर द फॉलोइंग, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज अ बेस्ट बेटर कंडक्टर, ये भी देख लेते हैं। और विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, ये भी देख लेते हैं। देख लो टेबल 12.2 देख लो। मरकरी ये रहा 94 इंटू 10⁸ और क्या था सबसे बेस्ट कंडक्टर? सबसे बेस्ट कंडक्टर ये सिल्वर हो गया क्या, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा ही कम है। और मरकरी और किसके अंदर कंपैरिजन बोला था? आयरन में। मरकरी और आयरन में पूछा कंडक्टर। एक चीज ध्यान रखना, कंडक्टर बोल रहा है ना, तो रेजिस्टिविटी जिनकी कम होगी वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होंगे, क्योंकि आराम से करंट को पास होने देंगे, रेजिस्ट नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। तो आयरन और देख लो, आयरन ये रहा, मरकरी ये रहा। आयरन की रेजिस्टिविटी कम है 10 इंटू 10⁻⁸ और मरकरी की ज्यादा है, तो आयरन क्या है? गुड कंडक्टर है कंपेयर टू मरकरी। समझ में आ गई ये बात? अब आ जाओ मेन क्वेश्चन पे, जो मेरे को कॉन्सेप्ट तुमको बताया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये वाला हो गया अपना फिफ्थ।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half। देखो वही वाली सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी बताया था, मैंने बताया था ना केवल रेजिस्टिविटी वाला नहीं है बाकी का भी है। तो देखो इसके अंदर बोल क्या रहा है, ये यूं कह रहा है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, मतलब आर की जगह पे तो आर ही रखना है। while the potential difference across the two ends of the component decreases to half, potential difference v वो क्या हो गया v by 2 हो जाएगा। what change will occur in the current, अब देखो v is equals to IR, I is equals to v अपॉन आर। अब वही है, एक I1 निकलेगा एक I2 निकलेगा, I1 तो मेरा सीधा सीधा v अपॉन आ गया। अब I2 देख लो, अब मैं I2 में v अपॉन 2 डिवाइडेड बाय आर कर दूंगा क्या, क्योंकि मेरे को अब क्या बोल दिया कि हाफ हो गया। अब वही वाली चीज है कि अब मैं इसको जब ये वाली चीज डिवाइड में लिखूंगा v अपॉन 2 डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन आर हो जाएगा। ये कांस्टेंट समझ लो, कभी भी अगर a अपॉन b डिवाइडेड बाय x लिखा हो ना तो हमेशा ये x इस b के पास चले जाता है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। अगर कभी भी इस तरीके से होता है a अपॉन b डिवाइडेड बाय x तो x क्यों हो जाता है, a अपॉन b डिवाइडेड बाय x लिखा है तो ये a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x हो जाता है, तो ये हो जाता है a अपॉन bx। तो इधर इधर से देखो क्या क्या आ गई अपनी वैल्यू, v अपॉन 2r आ गई। अब यहां से मैं 1 अपॉन 2 अलग से निकाल सकता हूं जैसे उसके अंदर निकाला था, तो कितना आ गया ये अपना 1 अपॉन 2 v अपॉन r। तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई, i2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2 v अपॉन r। अब देखो v अपॉन r क्या था हमारा, v अपॉन r था i1, तो मतलब सीधा सीधा बोल दूं कि i1 जो आया है मेरा उसके कंपैरिजन में i2 हाफ आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम हाफ कर देते हैं तो करंट भी हाफ हो जाता है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं i2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ऑफ i1। समझ में आ गई बात, बस इसका ये हाफ हो जाता। और अगर यहाँ पे अगर मेरे को वैल्यू भी दे रखी होती तो वैल्यू पुट कर देता तो भी मेरे को पता चल जाता। बस यहाँ से ये कंक्लूजन निकलेगा i2 इज हाफ ऑफ i1। समझ में आ गई बात, तो ये कॉन्सेप्ट अपन कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बचा अपना एक्सरसाइज का, वो मैं तुमको होमवर्क में दूंगा और होमवर्क तुम करके रखना, इसका फिर अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसके अंदर उस वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो कौन सा क्वेश्चन है वो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहाँ पे बेसिक समझा देता हूँ, काम करके रखना। देखो काम बहुत जरूरी है, अगर करके रखोगे तो ही प्रोग्रेस होगी और ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत करके आओगे बोर्ड में, पक्के हो जाएंगे नंबर। ये देखो कॉपर वायर वाला, मैं हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, फिर अगले दिन या एक दो दिन में वापस इसकी सेकंड पार्ट डालूंगा। देखो क्या लिख रखा है, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm रेजिस्टिविटी। तो मेरे को वही 0.5 mm क्या दे दिया, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, वही पहले 0.5 by 2 करूंगा, फिर 5 अपॉन 20 बनाऊंगा, फिर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर 3 से, तो ये आर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है इस बार, उसमें क्या दे रखा था, आर दे रखा था, आई थिंक एल दे रखा था उसमें, राइट। इसमें क्या दे रखी है, रो की वैल्यू दे रखी है और पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो एल की वैल्यू क्या होगी। तो इसके अंदर देखो नॉर्मल सा हमारा वही आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये रो की वैल्यू मेरे को दे रखी है, एल नहीं दे रखा, ए की वैल्यू निकल जाएगी, आर दे रखा है। तो इधर से देखना एल की वैल्यू क्या आएगी, आर ए अपॉन एल आ जाएगी क्या,
रो की वैल्यू, सॉरी एल की वैल्यू रो आ जाएगी, यहाँ पे नीचे चले जाएगा रो, तो ये रो आ जाएगी। तो बस ये सारी वैल्यू पुट करनी है और एल की वैल्यू निकालनी है। तो ये करके रखना। आज अपन इतनी रखते हैं क्लास, और मेहनत करो, बस कुछ ही दिन बाकी है, और भी सीरीज आएगी डाउट्स की। और क्या तुमको डाउट लग रहा है उस चीज को भी बता देना कमेंट्स में, तो अपन हो सकता है वही वाला टॉपिक रखें। ठीक है, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, मेहनत करो और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और कुछ भी हेल्प लगती है, अभी मैं टेलीग्राम चैनल भी चालू कर दूंगा, जिसके अंदर ये सारी की सारी जितनी भी PDF फाइल है ना, ये जो भी लिखता हूँ ये उसमें आ जाएगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।